कि मान लो ये है हमारे लिक्विड की सरफेस, ये कंटेनर, और दिस इज माय सरफेस ऑफ अ लिक्विड, और ये मेरे सरफेस के मॉलिक्यूल। ये दोनों साइड ब्लैक है, अरे यार। दिस इज माय सरफेस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ खास बात है, सरफेस के और अंदर के मॉलिक्यूल्स में। अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, इट इज सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल द डायरेक्शन, राइट, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो उसके ऊपर का जो नेट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर से एक डायरेक्शन से फोर्स चला गया, इस मॉलिक्यूल को नीचे से फोर्स लग रहा है, बरोबर। ये नीचे उसको बुला रहा है, राइट भी बुला रहा है, लेफ्ट भी बुला रहा है, ऊपर से कोई बुला रहा नहीं है। इस मॉलिक्यूल को भी ये नीचे बुला रहा है, ये भी नीचे बुला रहा है, ये भी नीचे बुला रहा है, ये भी नीचे बुला रहा है। मतलब जितने भी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है उनकी इच्छा क्या है, तो वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स इतने प्यार से उसको बोल रहे हैं कि भाई नीचे आ जा, तो ये नीचे क्यों नहीं जाता? बात तो समझने वाली है ना। ऊपर तो कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, फोर्स तो नीचे से ही लग रहा है, और न्यूटन तो बोलता है कि जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ ऑब्जेक्ट दौड़ेगा। तो इतने सारे लोग फोर्स लगा रहे हैं प्यार से कि भाई नीचे आ जाना, तो ये नीचे क्यों नहीं जाता? तो देखो, इसमें इतना बहुत कोई बड़ा लॉजिकल साइंस नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है कि भाई ये नीचे जाएगा तो कोई ना कोई तो ऊपर आएगा ना। अगर आपको सरफेस बनानी है तो उसके लिए उस मीडियम के पार्टिकल्स तो चाहिए ना। इसके लिए ऑलवेज देयर हैज टू बी अ सम पार्टिकल्स दोज हु हैव टू स्टे ऑन अ सरफेस, है ना। घर के अंदर मैरिज होते हैं अपने, तो कुछ लोगों में मैं तो बस नाचूंगा, दूसरा सोचेगा मैं तो खाऊंगा और घूमूंगा, ये पांचवा ऐसे सोचेगा। लेकिन घर के कुछ लोगों को तो मैरिज के सारे फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी ना भाई। सब नाचेंगे गाएंगे खाएंगे तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई तो उठाएगा, है ना। तो ऐसी बात है, किसी को तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब आपने एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अपना बैग ग्राउंड फ्लोर से यहाँ अपने क्लास में लेकर आए, अपने आप आया? कैसे आया? उसको उठा के लाना पड़ा, आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ा, आपको उसको डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ा। इन शॉर्ट, इन वर्ड ऑफ फिजिक्स, आपने क्या किया, वर्क किया। कितना किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों करना पड़ लगाना फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, नीचे, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाया मैंने। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा के वर्क करते हैं तो फोर्स हम कितना लगाएंगे, ग्रेविटी के जितना, और उसको एच हाइट पे लेकर आते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसको हमने क्या नाम दिया था, पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स मीन अब इस बैग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? आंसर है। उस पोटेंशियल एनर्जी को बैग, ओके, अब ये बैग कहाँ जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है। अगर उसको वहाँ बालकनी में जाके ऐसे छोड़ो तो वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। सही बात है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कुछ भी करके मैं बैग को ऊपर लाया और उसको पकड़ के रख दिया, तो वो वाला जो मेरा वर्क डन था वो उसके अंदर स्टोर हो गया। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी का एक प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल, आप इसको समझो और याद कर लो कि एनी सिस्टम ट्राइज टू रिमेन्स इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी लेवल। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, आपको इसको लाइफ टाइम याद रखना चाहिए कि एनी सिस्टम ट्राइज टू रिमेन इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ये अपना ग्राउंड है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी छोड़ेंगे वो कहाँ पे जाके गिरेगा, उसके लोवेस्ट पे जाके गिरेगा,
राइट, ये फंडामेंटल रूल है। अगर मेरे पास ओके, ये इसके ऊपर भी और बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, वो न्यूटन मैकेनिक्स में चले जाएंगे, वापस आ जाते हैं। इतना डन है अपने। चलो अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लो जब सरफेस फॉर्म हो रही होगी तब कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स ये पोजीशन पे होगा कभी ना कभी, है ना। थोड़ा अलग कलर का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं अपने ये कलर का, कि ये मॉलिक्यूल्स अभी ये पॉली पोजीशन पे है। ये वाला मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं सरफेस का मॉलिक्यूल बनूं। कौन सा मॉलिक्यूल बनूं? लेकिन सरफेस का मॉलिक्यूल वो बन नहीं सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में ये वाले लोग क्या लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको मैं चलो यहाँ अलग से एक डायग्राम से बताता हूँ तो अपने को और क्लियर होगा कि दिस इज माय सरफेस। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये वाले और फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, ये सब जगह पे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। और ये वाले मॉलिक्यूल्स को कहाँ जाना है, ऊपर। फोर्स ग्रेविटी का कहाँ लग रहा है, नीचे। और हम पार्टिकल को कहाँ लेकर आ रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो क्या जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगी। तो अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स नीचे और अगर ये मॉलिक्यूल्स कुछ भी करके वर्क करके यहाँ पे आएगा तो अपने आप आएगा नहीं, इसको ये क्या लगा रहा है, फोर्स। और यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ जाने के लिए सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बात समझ रहे में आ रही है शुभम, है ना। फोर्स नीचे लग रहा है और इसको ऊपर जाने के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर जाते तो उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा नाम दिया था। सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट ये मॉलिक्यूल चढ़ के सरफेस पे जा रहा है तो यहाँ पे उसका वर्क डन हो जाएगा F इंटू डब्ल्यू। और ये जितना वर्क डन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? तो क्वेश्चन ये है कि ये पोटेंशियल एनर्जी को ये कौन सा फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, सरफेस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को कौन सा नाम देना चाहिए, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है ना, एनालॉगी तो है ही ना। तो इसको हम बोलेंगे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। और इन शॉर्ट वर्ड, इन वेरी स्मॉल वर्ड्स हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी। क्या बोलेंगे हम इसको, तो टॉपिक का नाम देते हैं सरफेस एनर्जी। कोई प्रॉब्लम? सरफेस एनर्जी क्यों क्रिएट होती है, सरफेस टेंशन के कारण। चलो तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। सरफेस एनर्जी हमने समझ लिया कि क्या है ये, डन है, और कैसे ये डेवलप होती है। सो ईच एंड एवरी सरफेस ऑफ अ फ्लूइड हैव सम एनर्जी, और वो एनर्जी के कारण ही वो सरफेस पे रह पाता है। अगर उसके पास वो एनर्जी नहीं होगी तो वो सरफेस पे रह पाएगा नहीं। क्वेश्चन ये है मेरा कि मान लो ये पूरा फ्लूइड है, हमने यहाँ से एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, राइट, जो सरफेस से जस्ट नीचे था, जहाँ पे ये वाला फोर्स लग रहा था। लेकिन मैं ये वाला मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है हमारा, इस वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करूँ तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा इनसाइड द फ्लूइड। ये वाला मॉलिक्यूल जो है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना है, बोलो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन कब होता है, जब फोर्स लगता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि इनसाइड द मॉलिक्यूल्स के लिए नेट फोर्स क्या होता है। अब फोर्स ही नहीं लग रहा है उसके ऊपर तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में कोई वर्क करना पड़ता नहीं है। अगर वर्क नहीं करेगा तो एनर्जी होगी, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे वो उस वाली फील्ड में चला जाता है जहाँ पे ये वाला ब्लैक कलर का फोर्स लग रहा है सरफेस के जस्ट नीचे, वहाँ पे उसको एक अगेंस्ट फोर्स मिलने लगता है, राइट, क्यों। और जहाँ पे फिर उसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल के पास होगी, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल के पास सरफेस एनर्जी होती है। डन है ये। अब हमें जैसे ही हमने सरफेस टेंशन समझा कि क्या होता है, फिर हमने बात की सर
डिफाइन कैसे करें, कैलकुलेट कैसे करें। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो ऐसे थोड़ी है वर्क डन WF.D, ये तो आपने लिख दिया, करके दिखाओ। तो करके दिखाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली लेते हैं। कैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए उसने कुछ एनर्जी ली होगी। ओके, हम मैं सरफेस का एक मॉलिक्यूल्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज अ सरफेस मॉलिक्यूल। उसको आप ध्यान से देखोगे तो ये आधा ऊपर आधा नीचे, और नीचे की डायरेक्शन में जो पानी वाला है वहाँ पे उसको क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, राइट। ये सब जगह से उसको फोर्स लग रहा है, हमने वो बात की थी। लेकिन ऊपर पे फोर्स लग रहा नहीं है, लेकिन नीचे फोर्स लगता है। ये मॉलिक्यूल्स को यहाँ से ये वाली सिचुएशन पे आने के लिए एनर्जी लगी, राइट। या तो कोई भी मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ लाने के लिए उतनी ही एनर्जी लगेगी जिसको जितनी इसको लगती है, क्योंकि यहाँ से आने तक तो कोई वर्क डन ही नहीं है। तो कोई भी मॉलिक्यूल को सरफेस पे आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसके सरफेस एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए। बहुत डीप बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन से सुनो और समझो तो बात समझ में आए। कि कोई भी मॉलिक्यूल्स को इनसाइड अ फ्लूइड है, उसको सरफेस पे आना है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए, और कितनी चाहिए, सरफेस एनर्जी जितनी। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे जैसे ही आएगा तो उसकी सिचुएशन कैसी होगी, ऐसी होगी, ये सरफेस वाले की। डन है। तो अगर मान लो कि इस फ्लूइड की सरफेस एनर्जी है 50 जूल या तो 60 जूल, कितनी है, 60 जूल एनर्जी मिले तो वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो अंदर जीरो फोर्स था, जैसे ही 60 जूल एनर्जी दी तो ये वाले ये सिचुएशन पे ये आ गया, मतलब आधा बाहर आधा अंदर। समझ रहे अपने, हाँ ऊपर आ गया, सरफेस पे आ गया। तो सरफेस वाले पे क्या हुआ, इस वाले रीजियन में फोर्स जीरो, इस वाले मतलब ऊपर के रीजियन में, मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूँ, ऊपर फोर्स जीरो और अंदर फोर्स नॉट जीरो, मतलब आधे हिस्से में फोर्स लगेगा आधे हिस्से में नहीं लगेगा। ये जस्ट बताना चाहता हूँ। अगर मैंने उसको 60 जूल एनर्जी दी, एनर्जी कितनी दी हमने इसको, ये एनर्जी का E 60 जूल दी तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमने उसको और ज़्यादा एनर्जी दी। अब आप देख सकते हो कि एनर्जी देने से मॉलिक्यूल कहाँ उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, हवा में जा रहा है, दूर जा रहा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है। 60 जूल पे यहाँ पे आ गया, आधा बाहर आधा अंदर। अगर उसको तो पूरा बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी चाहिए, 60 पे आधा बाहर आया तो 120 पे कितना आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने उसको वो एनर्जी 120 जूल एनर्जी दे दी तो ये मॉलिक्यूल्स ये सरफेस को छोड़कर कहाँ आ गया, बाहर आ गया। और लिक्विड की सरफेस को जब मॉलिक्यूल छोड़ के फ्री हो जाता है तो इस प्रोसेस को एक नाम बोलते हैं, है ना, लिक्विड में इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो ये क्या हो गया, उसका इवेपोरेशन हो गया, राइट। तो हमने सोचा कि भी सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करना हमारा काम का बात नहीं है, लेकिन मैं मॉलिक्यूल्स को गर्म करके गैस तो बना सकता हूँ, इवेपोरेशन एनर्जी निकाल सकता हूँ। और जो इवेपोरेशन एनर्जी होगी उसका हाफ कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी। समझ में आई बात। तो हमने ये लॉजिक लगाया। आप केमिस्ट्री में इवेपोरेशन एनर्जी तो अलग अलग की पढ़ते होंगे, राइट। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट ये निकलता है, हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी इज द हाफ ऑफ द इवेपोरेशन एनर्जी, या तो हीट एनर्जी, है ना, हीट गिवन फॉर द इवेपोरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो हम ये चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इवेपोरेशन एनर्जी, और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। डन है। मतलब ये मान लो 120 है, अब हम ये नहीं पता चलते, हम ये निकाल लेते हैं कि चलो अपने रखा पानी, पानी का इवेपोरेशन एनर्जी इतना है, उसका हाफ करो, ये क्या हो गया, उसका सरफेस एनर्जी हो गया। डन है ये। सो यहाँ पे अपना सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ सकता है। इसको अपने डिफाइन भी करना है, तो लेट्स डिफाइन सरफेस एनर्जी। कहाँ करें, नए पेज पे करें।
तो मैं बोल दी फिर से, सरफेस एनर्जी क्या है? तो ये वो एनर्जी है जो सरफेस के मॉलिक्यूल के पास होती है, जिससे वो उसके नीचे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट वो विथस्टैंड कर सकती है ना। सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी contained by molecules of liquid on a surface due to which they can stay on the surface in against of force of a molecules. डन है ये? कोई प्रॉब्लम? जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी है तभी ये बैग यहाँ पे पड़ा रहा है, क्योंकि हमने वर्क डन करके लाए थे। तो सरफेस एनर्जी जिसके पास होगा वो इस, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसका आप यहाँ पे लॉजिकल आंसर देख सकते हो कि इतने सब लोग नीचे बुला रहे तो नीचे क्यों नहीं चला जाता? तो भाई उसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ रहने की, इसके लिए वो नीचे जा रहा नहीं है। जिस मॉलिक्यूल के पास मेहनत करके जो मॉलिक्यूल यहाँ आएगा वो वहाँ रहेगा, जिसने मेहनत नहीं की उसके पास एनर्जी नहीं है, और जिसके पास एनर्जी नहीं वो कहाँ रहेगा? नीचे। ये तो अपने एग्जाम के रिजल्ट की बात हो गई, जो मेहनत करेगा वो नॉलेज गेन करेगा और वो ऊपर आ जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो कहाँ रहेगा? नीचे। उसमें कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। चलो, तो नेचर हर एक के लिए सेम रूल रखता है। दिस होल वर्ल्ड इज द, आप ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरी दुनिया नेचर के बच्चे हैं, है ना। अपने सब जितनी भी चीज़ें लिविंग नॉन लिविंग, दे ऑल आर द सन ऑफ नेचर। तो कभी माँ अपने बच्चों के लिए ऊपर नीचे देखती? नेचर हर एक के लिए सेम रूल रखता है, जिसको मेहनत करेंगे वो ऊपर आएगा। तो दिस इज सरफेस एनर्जी डेफिनेशन। कोई प्रॉब्लम? अब हमने ये भी नोट डाउन कर लिया कि ये क्या होता है, हाफ ऑफ इट्स इवेपोराइजेशन एनर्जी। अब लास्ट हम एक कंसेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ओके, हमारे टॉपिक का नाम हम ये रख देते हैं relation between surface tension and surface energy। क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी बनती किसके कारण है? सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि उसके अगेंस्ट वर्क करके ऊपर जाना पड़ता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है क्या है सरफेस एनर्जी। कैलकुलेट करके बताओ, फॉर्मूला बताओ, डेफिनेशन बताओ। ये बात तो हमने अभी तक की ही नहीं है, सही बात है ना। तो लाउ लेट्स डू दैट थिंग्स। हाँ, वो डेफिनेशन बता दिया, वो तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैंने ऐसे कोई फॉर्मूला बताया कि ये लगाओ, ये वैल्यू रखो, आएगा? तो चलो अब वहाँ के उसकी तरफ जाते हैं हम एक यू शेप ट्यूब लेते हैं। एक जैसे हमने ये अपने रखा है, ऐसा ही एक यू शेप वायर ले लेते हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम? वायर को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। राइट? और यहाँ पे हम एक दूसरा वायर, जैसे जिससे वो मतलब वो बोल सकते हैं ना, यहाँ से वहाँ वो स्लाइड हो सके, स्लाइडर लगाया हमने, है ना। वायर के अंदर स्लाइडर ऐसे लगा सकते जिससे वो ऐसे ऐसे हो सके, और स्लाइडर को हमने कोई एक जगह पे यहाँ पे लॉक कर दिया, और यहाँ पे हमने सोप फिल्म बना दी, कोई भी एक सरफेस बना दी, है ना। हमने इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक फ्लूइड सरफेस हमने क्रिएट कर दी है, जैसे हमने सोप फिल्म बनाई थी इस तार के ऊपर। डन है? तो उस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ L है, और यहाँ से यहाँ तक उसकी विड्थ W है। कोई प्रॉब्लम? तो इस केस के अंदर इसका टोटल एरिया कितना होगा? तो आंसर है एरिया होगा L इंटू W, लेंथ इंटू विड्थ। डन है? अब हमें पता है कि सरफेस एनर्जी क्या है। तो सरफेस एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे रहने दे सकता है अगेंस्ट ऑफ फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट वो ऊपर रह सकता है। अगर मुझे किसी भी लिक्विड का सरफेस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ सकता है?
तो आंसर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ऊपर लाने पड़ेंगे। और मॉलिक्यूल्स ऊपर कैसे आएंगे? जब उसको एनर्जी मिलेगी। तो अगर मुझे किसी भी सरफेस है ऑलरेडी फ्लूइड की, उसकी सरफेस को बढ़ाना है तो वो अपने आप बढ़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन किसके अंदर स्टोर होगा? उस मॉलिक्यूल को मिलेगा, और वो मॉलिक्यूल वो एनर्जी से सरफेस पे रह पाएगा। तो इसका एरिया ए है। क्या है? ए। और हम चाहते हैं कि इसका सरफेस का एरिया बढ़ाए, तो अपने आप बढ़ सकता। वी हैव टू डू वर्क। तो हमने बोला चलो आ जाओ, वर्क करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे अपने रख देते हैं ब्लैक, तो ऊपर रेड नीचे ब्लैक। सो दिस इज अवर डब्ल्यू। और यहाँ पे हमने इसके ऊपर स्लाइडर के ऊपर फोर्स लगाया एफ। ओके, तो यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्लाइडर के इस साइड सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे भी क्या है? मॉलिक्यूल्स है। जैसे ही हम इस स्लाइडर को इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको इस साइड जाने देंगे नहीं। थोड़ा धीरे से फिर से बताता हूँ। ये पूरा एक सरफेस है, ये इनसाइड दिस वायर, दिस ऑल दिस इज अ सरफेस। दैट्स मीन क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है फ्लूइड के, राइट। अब हमें इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है तो हम फोर्स लगाएंगे। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिएक्शन होगा? तो ये वाला मॉलिक्यूल्स हमारे फोर्स के कारण वहाँ जाएगा, लेकिन ये क्या चाहेगा कि तू वहाँ पे ना जा। वो कौन सा फोर्स? सरफेस टेंशन का फोर्स उसको वहाँ जाने देगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का तो काम ही है कि मैं एरिया बढ़ाने दूंगा। लेकिन हम बोल देंगे नहीं, तेरा तो एरिया हम बढ़ा के रहेंगे। जैसे ग्रेविटी का काम है, मैं किसी को ऊपर जाने दूंगा, लेकिन हम तो पकड़ के ऊपर तेरे को लाएंगे। तो हम इस सरफेस टेंशन के ऑपोजिट, जैसे ग्रेविटी में हमने वर्क किया तो फोर्स कितना रखा था? ग्रेविटेशनल mg एंड डिस्प्लेसमेंट h रखा था। तो यहाँ पे भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। उसको बहुत ज़्यादा नहीं मान लेते, हमने उसको dl लेंथ जितना, कितना? dl जितना शिफ्ट किया, और उसके लिए फोर्स क्या लगाया हमने? f। तो हमारा जो वर्क होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl, द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज डिफाइंड बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dl। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे हमने ये इतना छोटा सा इसके लिए करवाया क्योंकि ये जो फोर्स है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, फोर्स की वैल्यू बदले नहीं। और वो कांस्टेंट किसके जितना रहे? तो जितना सरफेस का टेंशन का फोर्स है उतना ही ये फोर्स होना चाहिए। लेकिन सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ था, एक यूनिट लेंथ में। और हमारी लेंथ तो क्या है? W पे लगता हुआ फोर्स चाहिए हमें, तो याद है ना। तो वी हैव डिफाइंड द सरफेस टेंशन लाइक दिस कि S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, बरोबर। तो यहाँ पे हमें जो फोर्स चाहिए वो टोटल लेंथ के लिए चाहिए, और वो लेंथ क्या है हमारी? यहाँ पे W है ना। वो लेंथ कौन सी है अपनी? समझ रहे अपने? बेसिकली सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, बरोबर। और यूनिट लेंथ, लेकिन हमें ये फोर्स कितनी लेंथ के लिए चाहिए? W। तो वो फोर्स मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? S इंटू दैट लेंथ, राइट। तो हमारी लेंथ यहाँ पे कितनी है? मान लो इसका सरफेस टेंशन का वैल्यू S है इस फ्लूइड का, और लेंथ हम कितनी शिफ्ट करवा रहे हैं? सॉरी, कितनी लेंथ पे फोर्स लग रहा है? W लेंथ पे। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, राइट। ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको यहाँ पे खींचेंगे, तो ये वाली लेंथ तो कितनी है? W है ना। और नेट फोर्स F है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? F डिवाइड बाय लेंथ W। तो ये जो नेट फोर्स होगा वो किसका कितना होगा? S इंटू W। कोई प्रॉब्लम? तो मैं ये फोर्स यहाँ पे रख सकता हूँ, ये वैल्यू फोर्स की। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, फोर्स की जगह रखते हैं S इंटू W इंटू DL, और वो क्या आ गया हमारा? वर्क डन, राइट। अब इसको हम थोड़ा ध्यान से देखो। W क्या है मेरा? W इंटू DL। ये वाला टर्म मुझे क्या देगा? फिगर में से देखकर बताओ। ये W लेंथ और ये DL लेंथ, तो ये जो इंक्रीज इन एरिया है उसका एरिया हुआ ये, तो है ना। इसका एरिया निकालो, क्या होगा?
लेंथ इंटू डीएल, है ना। तो इंक्रीज इन एरिया ए है, उसको डीए बोले अगर मैं, चेंज इन एरिया डीए, और वो कितना होगा डब्ल्यू इंटू डीएल। तो इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू इंटू डीएल हमें पता है कि जो हमारा डीए है वो ही डब्ल्यू इंटू डीएल है, तो कैन आई राइट डाउन एस इंटू डीए इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये जो वर्क डन है वो किस में स्टोर होगा, उसकी सरफेस एनर्जी में। किस में स्टोर होगा ये, तो यहां से हमें सरफेस एनर्जी क्या दिख रहा है कि अगर आपको डीए जितना एरिया बढ़ाना है, कितना एरिया, तो आपको वर्क डन करना कितना पड़ेगा, एस इंटू डी ए। डन है ना, समझ सकते हैं आप इस बात को। चलो तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन, अगर डीए जितना एरिया बढ़ाने के लिए डी डब्ल्यू, तो टोटल ए एरिया बढ़ाने के लिए, आप इंटीग्रेशन मैथ्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा करके दिखा देते हैं कि अगर अपने को टोटल एरिया बढ़ाना है, टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा, एस इंटू डी ए, एरिया फ्रॉम 0 टू ए, है ना। एस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू, एस बाहर आ जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का ए होगा, एंड दैट विल बी एस इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमें सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, एस इंटू ए, वेयर एस इज द सरफेस टेंशन एंड ए इज द एरिया। तो ए एरिया वाले सरफेस पे अगर एस टेंशन है तो उसका सरफेस एनर्जी कितना होगा, एस इंटू ए होगा। क्लियर है ये, देखो बातें करते करते क्या क्या नई नई चीज़ें निकल गई। दैट्स मीन एस ए इज द सरफेस एनर्जी विच हैविंग एरिया ए। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम पढ़ने जाए इसके, तो हम उसको थोड़ा बहुत ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस एनर्जी, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया बाय डी ए, देन द सरफेस एनर्जी इज एस इंटू डी ए। ओके, या तो एरिया में चेंज लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या है, उसका सरफेस एनर्जी है। यहाँ तक क्लियर है ये। तो हमें इन कंक्लूजन 2 फॉर्मूला हमने यहाँ पे बना दिए। एक हमने बनाया सरफेस टेंशन, लेट्स टेक क्विक समरी। सरफेस टेंशन एस था हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमने बनाया एस इंटू ए। कोई प्रॉब्लम? और एनर्जी को हम नॉर्मली फिजिक्स में डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? वर्क डन, है ना, वर्क डन ही एनर्जी है। तो इसके हिसाब से आप एस, ओके। इसके पहले ये मैं कुछ और बातें बताऊँ, मैं आपको एक दूसरी बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि चलो हमने डिफाइन भी कर दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, अब हमारे 2 काम बाकी बचे, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। तो लॉजिकली तो आपको दिखता है कि सर वर्क डन एनर्जी है तो क्या होना चाहिए, जूल होना चाहिए, लेकिन डायमेंशनली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? एक टाइम पे तो सर पूरे न्यूमेरिकल करते थे कि चेक दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो ये भी करके देख लो, एक साइड सरफेस टेंशन है और एक साइड एरिया, क्या ये दोनों का यूनिट, वर्क का यूनिट बना पाएगा, है ना। तो देख लेते हैं। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, m1 t-2, और एरिया का कितना होता है, L²। लगा दो दोनों को साथ में, m1 L2 t-2, और ये किसका डायमेंशनल है, एनर्जी का है। और इसी के लिए उसका यूनिट आप क्या लिख सकते हो, जूल। क्या लिख सकते हैं, जूल। लेकिन कोई मेरे को ऐसा लिख कर दे, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या लिखा था, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर लिखा था हमने, और एरिया क्या है अपना, मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो न्यूटन इंटू मीटर। कोई बुराई? सही बात है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एन इंटू एम को ही जूल बोला था। दिस इज डायमेंशनली ऑल्सो करेक्ट। तो डायमेंशन याद हो गया, ऐसा यूनिट समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन तो भी पूछ लेता हूँ, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इज्जत से सोचे समझे बिना, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। डन है, क्योंकि एक एनर्जी है।
तो इसी के साथ अपना ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। एक लास्ट डिस्कशन बताना बाकी है। वो डिस्कशन ये है कि हमने सरफेस टेंशन एक तो पढ़ा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन हमारे इस इक्वेशन से हम सरफेस टेंशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी दिखेगा। क्या बनेगा? S इज इक्वल टू W अपॉन A, दैट्स मीन एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। आपको सरफेस एनर्जी निकालना आ गया, इवेपोराइजेशन एनर्जी निकालो और उसका क्या कर दो, W मिल गया। एरिया निकालना आता है ना, निकाल दो, W रखो, A रखो, क्या मिल जाएगा? सरफेस टेंशन मिल जाएगा। अच्छी बात है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में जो बात की थी कि ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन फाइंड आउट दिस नॉर्मली। ओके, तो यहाँ से हम डेफिनेशन ये लिख सकते हैं सरफेस टेंशन की कि सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली, कैसा? न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन टू चेंज द एरिया ऑफ फ्लूइड बाय 1 यूनिट स्क्वायर मीटर, है ना। 1 यूनिट मतलब वो समझ जाएंगे अपने। न्यूमेरिकली इक्वल मैंने ऐसा लिखा है, ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड नहीं है, ये न्यूमेरिकली इक्वल है। क्यों इक्वल है, कैसे अपने निकालेंगे? तो वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया बाय 1 यूनिट, है ना। अपने ऐसा होता है d डिवाइड बाई टी, तो क्या लिखते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। तो ये क्या होगा? वर्क डन टू चेंज द एरिया बाय यूनिट। एक यूनिट एरिया चेंज करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या है? ऐसे। तो अपने इसको भी मैथमेटिकली कैलकुलेट करते कि ए एरिया बनाने के लिए W वर्क करना पड़ा, यूनिट के लिए क्वेश्चन मार्क। W हमने वो इवेपोराइजेशन से उठा लिया, A हमने मेजर कर लिया और लगा दिया कि ए जितना सरफेस बनाने के लिए W वर्क करना पड़ता है, यूनिट के लिए कितना, तो वो कितना हो जाएगा? W डिवाइड बाय A। और ये क्या हुआ? न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। दैट्स मीन सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन टू फॉर मेक द एरिया ऑफ 1 यूनिट। डन है ये। क्यों न्यूमेरिकली इक्वल बोल रहा हूँ?